स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना पर। थोड़ा गहराई से समझेंगे इसको। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड चित्र भी है जो आज गाइड की तरह काम करेगा। मकसद सीधा है, इसके मुख्य अंग कौन से हैं, क्या काम करते हैं और ख़ास तौर पर वो जो स्पर्म का सफ़र है ना स्खलन के दौरान, उसको समझना। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं है। पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इसके हर हिस्से की जानकारी मायने रखती है। काफ़ी पेचीदा बनावट है इसकी, सब कुछ मिलकर काम करता है। हाँ, वो तालमेल ही देखना है। तो शुरुआत बाहर से करते हैं। जो अंग दिखते हैं चित्र में देखें तो शिशन यानी पीनस और अंडकोश यानी स्क्रोटम। शिशन का अगला हिस्सा वो ग्लैंड्स और इसके ऊपर की स्किन प्रिप्यूस, और अंडकोश वो थैली जिसमें वृषण यानी टेस्टिस होते हैं। हाँ, और ये टेस्टिस या वृषण कह लें, ये तो समझिए हीरो हैं इस पूरी कहानी के। इनका डबल रोल है, एक तो शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना और दूसरा जरूरी पुरुष हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाना। अगर हम चित्र में जरा अंदर झांकें, मतलब क्रॉस सेक्शन देखें वृषण का, तो बहुत सारी बारीक नलिकाएं दिखेंगी, उलझी हुई सी। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म बनने की असली फैक्ट्री यही है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर यहां से बनकर वो एक नेटवर्क रेटिटेस्टिस और फिर छोटी डक्ट्स एफरेंट डक्ट्यूल्स से आगे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं अंडकोश में? कोई खास वजह? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। इसका सीधा ताल्लुक तापमान से है। शुक्राणु बनने के लिए ना शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, करीब 37 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, लगभग 2 से 3 डिग्री कम। अंडकोश में होने की वजह से वृषण को यह कम तापमान मिल पाता है, जो उनके लिए एकदम सही है। ज्यादा तापमान में स्पर्म प्रोडक्शन गड़बड़ा सकता है। ओ, समझ गई। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन है। तो ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन गए, अब आगे कहाँ? चित्र में वृषण के ठीक पीछे वो एक सी शेप का कुंडली जैसा कुछ दिख रहा है, ये एपिडिडमिस है। इसके हेड टेल भाग भी दिख रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलकर स्पर्म्स इसी एपिडिडमिस में आते हैं। और ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक तरह का ट्रेनिंग और वेटिंग एरिया है। यहाँ शुक्राणु करीब 3 हफ्ते तक रुकते हैं। यहीं वो मैच्योर होते हैं, उनमें तैरने की ताकत आती है, मोटिलिटी जैसे कहते हैं, और यहीं वो स्टोर भी होते हैं स्खलन के इंतजार में। खासकर जो निचला हिस्सा है टेल, वो स्टोरेज का मेन एरिया है। बिना इस मैचुरेशन के वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरी तैयारी यहीं होती है। फिर जब स्खलन का टाइम आता है तब आगे का रास्ता क्या है? एपिडिडिमिस के टेल से एक लंबी मस्कुलर ट्यूब निकलती है, नाम है वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। चित्र में देखें, ये ऊपर जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ। फिर पेट के निचले हिस्से में एक कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल, उससे गुजरकर पेल्विक कैविटी में पहुंचती है। मूत्राशय यानी ब्लैडर के पीछे पहुंचकर ये वास डेफरेंस थोड़ी फूल जाती है। इस फूले हिस्से को एम्प्यूला कहते हैं। यहां भी स्पर्म्स कुछ देर जमा रह सकते हैं। काफी लंबी ट्यूब है ये, करीब 45 सेंटीमीटर। अरे वाह, ये तो काफी लंबा सफर है। और अब कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि स्पर्म अकेले नहीं जाते हैं, वो वीर्य यानी सीमेन का हिस्सा होते हैं। तो ये सीमेन कैसे बनता है, कौन मदद करता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। असल में स्पर्म्स तो सीमेन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 5% से भी कम। बाकी का जो 95% या उससे ज्यादा हिस्सा है, वो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियों से निकले लिक्विड से बनता है। ये लिक्विड स्पर्म्स को पोषण देते हैं, उनको जिंदा रखते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उनके सफर को आसान बनाते हैं। चित्र में 3 मुख्य ग्लैंड्स दिख रही हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्ब्यूरेथ्रल ग्रंथियां, जिन्हें काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। हाँ, दिख रही हैं। इनके बारे में थोड़ा और बताइए ना, कहाँ है ये और इनका क्या खास काम है सीमेन बनाने में? जरूर। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स। ये 2 थैली जैसी ग्लैंड्स हैं, ब्लैडर के पीछे वास डेफरेंस के एम्पुला के पास। ये एक गाढ़ा पीला सा एल्कलाइन यानी क्षारीय फ्लूइड बनाती हैं और ये सीमेन के टोटल वॉल्यूम का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60-70%। इसमें फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। प्रोस्टैग्लैंडिन्स भी होते हैं और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी। बाप रे, 60-70% तो यही बना रही हैं। अच्छा, अब प्रोस्टेट ग्लैंड?
इसका नाम तो बहुत कॉमन है। प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के ठीक नीचे होती है और इसकी लोकेशन बड़ी खास है। ये मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के शुरुआती हिस्से को चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे डोनट होता है ना बीच में छेद के साथ, वैसे यस। ये एक दूधिया सा हल्का एसिडिक फ्लूइड बनाती है जो सीमेन का करीब 20-30% हिस्सा होता है। इसमें सिट्रेट होता है, वो भी पोषण देता है स्पर्म्स को, और कई एंजाइम्स होते हैं जैसे पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये पीएसए क्या करता है कि स्खलन के बाद जो सीमेन थोड़ा जम जाता है उसको वापस पतला करने में मदद करता है ताकि स्पर्म्स आसानी से तैर सकें। अच्छा, तो इसकी लोकेशन की वजह से ही प्रोस्टेट बढ़ने पर पेशाब में दिक्कत होती है? बिल्कुल, क्योंकि वो यूरेथ्रा को दबाने लगती है। समझ गई। और वो तीसरी वाली छोटी सी ग्लैंड्स बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स? हाँ, ये 2 मटर के दाने जितनी छोटी ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट के नीचे, यूरेथ्रा के बेस के पास। इनका काम थोड़ा अलग है। ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, लेकिन स्खलन से पहले, एक क्लियर चिपचिपा सा एल्कलाइन म्यूकस जैसा फ्लूइड निकालती हैं। इसे प्री इजैक्यूलेट कहते हैं। इसके 2 काम हैं। एक तो यूरेथ्रा में अगर पेशाब के एसिडिक अंश बचे हों तो उनको न्यूट्रलाइज करना ताकि स्पर्म्स को नुकसान ना हो, और दूसरा यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करना ताकि सीमन आसानी से पास हो सके। वाह, मतलब ये तीनों मिलकर एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करती हैं स्पर्म्स के लिए। तो अब ये सब मिलते कहाँ हैं? वास डेफरेंस से स्पर्म्स आ रहे हैं और इन ग्लैंड से फ्लूइड्स, इनका संगम कहाँ होता है? यहीं पर मामला जुड़ता है। वास डेफरेंस का वो फूला हुआ हिस्सा, एम्पुला, और सेमाइनल वेसिकल से आने वाली डक्ट, ये दोनों मिलकर एक छोटी सी डक्ट बनाती हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट हर तरफ एक होती है तो 2 हो गई। ये दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट्स प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरती हैं और फिर यूरेथ्रा में खुल जाती हैं। तो स्पर्म्स और सेमाइनल फ्लूइड इजैक्यूलेटरी डक्ट में मिले, और जैसे ही ये डक्ट्स प्रोस्टेट के अंदर यूरेथ्रा में खुली, वहीं पर प्रोस्टेट का फ्लूइड भी मिल गया, और कार्पस ग्लैंड का फ्लूइड तो पहले ही यूरेथ्रा में आ चुका होता है। ओके, तो फाइनल मिक्सिंग प्रोस्टेट के अंदर यूरेथ्रा में हो रही है। अब बात करते हैं यूरेथ्रा और पेनिस की। यूरेथ्रा का तो डबल रोल लग रहा है। एकदम सही। यूरेथ्रा ब्लैडर से शुरू होकर पेनिस के एंड तक, ग्लांस तक जाती है। ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन रास्ता है। पेशाब भी यहीं से निकलता है और स्खलन के टाइम सीमेन भी। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों काम एक साथ नहीं होते। जब स्खलन होता है तो ब्लैडर के मुंह पर एक मसल होती है, स्फिंक्टर, वो कस के बंद हो जाती है। इससे सीमेन ब्लैडर में वापस नहीं जा पाता और ना ही पेशाब सीमेन के साथ मिक्स होता है। क्या गजब का कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, अब पेनिस की अंदरूनी बनावट देखें। क्रॉस सेक्शन में कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिख रहे हैं। ये क्या चीज है? पेनिस मेनली 3 सिलेंडर जैसे इरेक्टाइल टिश्यू या स्पंजी टिश्यू से बना है। ऊपर की तरफ अगल बगल 2 सिलेंडर हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम, और नीचे बीच में एक तीसरा सिलेंडर है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसी के अंदर से यूरेथ्रा गुजरती है। इन तीनों में खून की नलियों का, मतलब ब्लड वेसल्स का, बहुत घना नेटवर्क होता है। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो आर्टरीज इनमें ज्यादा खून पंप करती हैं और वेन्स खून के बाहर जाने वाले रास्ते को सिकोड़ देती हैं। इससे ये टिश्यू खून से भर जाते हैं, फूल जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। इसी को इरेक्शन कहते हैं। और इनके आसपास भी कुछ लेयर्स दिख रही हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फेशिया। हाँ, वो जो इरेक्टाइल सिलेंडर हैं, खासकर कॉर्पस कैवर्नोसम, उनके चारों तरफ एक बहुत मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये इरेक्शन के टाइम प्रेशर को संभालती है, शेप देती है। उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, फेशिया, सुपरफिशियल और डीप, और फिर सबसे बाहर स्किन। चित्र में आर्टरी और वेन भी साफ दिख रही हैं, जो इरेक्शन शुरू करने और खत्म करने दोनों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट्स और उनके काम समझ लिए। अब अगर हम पूरे सफर को एक बार समराइज करें, स्खलन के दौरान स्पर्म का रास्ता, वो एक 7 अप वाला निमोनिक भी है ना, वो क्या क्रम है? दांग नहीं है, वो बस वर्ड बनाने के लिए है, पर रास्ता बिल्कुल सही बताता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि सब कुछ कितने परफेक्ट सीक्वेंस में होता है। तो सफर यूं है: 1. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जहां स्पर्म बने। 2. एपिडिडियमिस, जहां मैच्योर हुए, स्टोर हुए। 3. वास डेफरेंस, लंबी ट्यूब जो उन्हें आगे ले गई। 4. इजैकुलेटरी डक्ट्स, जहां वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट्स मिली, प्रोस्टेट से गुजरते हुए। 5. ये बस याद रखने के लिए है। 6. यूरेथ्रा, कॉमन रास्ता पेनिस के अंदर। 7. पेनिस,
बाहरी अंग जहां से सीमेन बाहर निकलता है। ये पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि प्रोडक्शन से लेकर इजैकुलेशन तक कितने स्टेप्स हैं, कितनी संरचनाएं इन्वॉल्व हैं और सब मिलकर रिप्रोडक्शन का काम पूरा करते हैं। वाकई बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम लगता है। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज़रूरी अंग देखे, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास डेफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, यूरेथ्रा और पेनिस, और स्पर्म का पूरा रास्ता भी समझा। तो निचोड़ यही है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन उतनी ही स्मार्टली डिजाइन की हुई प्रणाली है। निश्चित रूप से इसकी बनावटी अपने आप में कमाल है, खासकर वो यूरेथ्रा का ड्यूअल रोल, मतलब पेशाब और सीमेन दोनों के लिए एक ही रास्ता, और फिर जरूरत के वक्त एक रास्ते का बंद हो जाना। ये कंट्रोल अद्भुत है। और प्रोस्टेट की लोकेशन भी यूरेथ्रा को घेरते हुए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अपने फायदे हैं और कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे बीपीएच की बात की हमने। ये सब शरीर की इंजीनियरिंग की जटिलता और फंक्शनैलिटी को दिखाता है। और इसे समझना हमारे लिए मतलब हेल्थ के नजरिए से क्यों जरूरी है? देखिए, अपनी बॉडी की बनावट, एनाटॉमी को समझना अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक होने का पहला कदम है। जब हमें पता होगा कि कौन सा अंग कहाँ है, क्या करता है, तभी हम समझ पाएंगे कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो क्यों हो रही है या क्या हो सकता है। इस सिस्टम के हर हिस्से की लोकेशन, उनका फंक्शन, ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं, बल्कि यूरिनरी हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, मतलब ओवरऑल मेल हेल्थ के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। प्रकृति ने रिप्रोडक्शन जैसे इतने बेसिक काम के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी क्यों बनाई? शायद इसके हर हिस्से में, हर मोड़ पर लाखों साल के एवोल्यूशन की कहानी छुपी है। इस पर सोचना हमें शरीर की रचना की और ज्यादा कद्र करना सिखाता है।